हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी है और एटॉमिक रेडियस पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी जो रिलीज होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी उसके जस्ट अपोजिट है। मतलब न्यूक्लियस ये है और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बाहर कब निकालेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, amount of energy release to remove the release या required, अच्छा शब्द है कि हम required लगाते हैं यहाँ पे, एनर्जी required to remove electron from valence cell कब निकालेंगे, of an atom at neutral, isolated and gaseous state ये इसकी डेफिनेशन है बेटा कि वैलेंस सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है, कब देंगे, जब न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसेस स्टेट में होगा एटम, तब उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ये दोनों इसकी यूनिट है। राइट, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे हम लोगों ने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी, वैसे ही सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, जब किसी फॉर एग्जाम्पल एटम है हमारा एम, जब हम इससे पहली बार कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, पहली बार कोई इलेक्ट्रॉन इससे हम निकालते हैं, तो वो होती है हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। राइट, अब क्या हुआ, हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इससे निकालना चाहा, यहाँ हमने निकाला और यहाँ बना हमारा M++, इसको बोलेंगे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। राइट, इसी प्रकार जब हम तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 चार्ज आ जाएंगे, इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये भी पॉजिटिव होगी। तो ये है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बारी बारी से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, और उसका नाम देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, इन आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड बड़ी होगी, फिर सेकंड होगी और फिर फर्स्ट होगी। जब लास्ट में जिसमें जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव बढ़ती जाएगी,
थर्ड, फोर्थ सबसे बड़ी थर्ड, फिर उससे फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, जैसे जैसे हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिपेंड करती है, पहला फैक्टर तो सेम ही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में था और हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी था, साइज। यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। पहला है साइज। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, या ऐसा भी लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम ऐसे लिख लें आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या एटॉमिक रेडियस। साइज का मतलब ही है एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जब साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये है आपका पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है बेटा आपका न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तीसरा है कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है आपका, अगर ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है बेटा, तो क्या होगा? हाफ फील्ड किसे बोलते हैं? जैसे P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, D में 5 आ जाए, F में 7 हो जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? हाफ फील्ड। और अगर P 6 हो, D 10 हो, F 14 हो, S 2 हो, तो ये क्या कहलाते हैं? फुल फील्ड। अगर ऐसी अवस्था है तब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये नोबल गैस के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। एक और है बेटा, लास्ट है पेनिट्रेशन पावर, जो अभी तक आपने नहीं देखी थी। फोर्थ है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करेगी S, P, D एंड F। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर S में होगी, फिर P में होगी, फिर D में, फिर F में। और ये पेनिट्रेशन पावर डिपेंड किस पे कर रही है? शेप पर। किस पे डिपेंड कर रही है? शेप पर। क्योंकि S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, P का डंबल और D का डबल डंबल, और F का कैसा होता है? क्वाड्रपल। जैसे 4 आगे देख रहे हैं ऐसे ही 4 ये पीछे होते हैं। तो शेप की वजह से S की पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक, P की उससे कम, और D की उससे कम, और F की सबसे कम होती है। अब ट्रेंड देख लेते हैं कि एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। इसका ट्रेंड सेम वैसे ही जाता है जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में ट्रेंड कैसा जाएगा? अलोंग ए पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट जब ये मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। और किसी भी ग्रुप में ये डाउन इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक प्रॉपर्टी है आपके, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही आती है, और इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपकी। तो बेटा नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, एक और प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।